हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली ग्रेट। तो जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो हमारी स्टोरी है अ टेल ऑफ वैलर मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द बैटल ऑफ बदगाम, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन और वन शॉट समरी को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में भी मेरी वीडियो अवेलेबल है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 1, ताकि आपके जितने भी डाउट हैं वो एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Arrange the following events in chronological order. The first and the last events have been marked for you. Share your answers with your classmate and the teacher. तो यहाँ क्या है, ये हमें कुछ इवेंट्स दिए गए हैं स्टोरी के, बट ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। इनको हमें क्या करना है, मार्क करना है। ठीक है, मतलब प्रॉपर वे में हमें इन्हें अरेंज करना है। तो चलिए हम अपना आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 क्या, मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज बॉर्न इन 1923 इन कंगरा, हिमाचल प्रदेश। मेजर सोमनाथ शर्मा की जन्म कब हुआ, 1923 में, हिमाचल प्रदेश में। फर्स्ट के बाद देन क्या आ जाएगा हमारा 4th में क्या है, मेजर सोमनाथ शर्मा अंडरवेंट ट्रेनिंग एट द रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंड्रथ। उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी ट्रेनिंग ली, कहाँ से, रॉयल मिलिट्री कॉलेज से। देन 1st 4th, फिर हमारा 6th आ जाएगा। मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज कमीशन इनटू द 19th हैदराबाद रेजिमेंट इन 1942। फाइनली उनकी जो कैरियर की है वो शुरुआत कहाँ हुई, वो कहाँ से भर्ती हुए, 19th हैदराबाद रेजिमेंट, जो कि 1942 में था। उसके बाद 6 के बाद हमारा आ जाएगा 3, द डी कंपनी अंडर द कमांड ऑफ मेजर शर्मा वॉज फ्लोन इनटू श्रीनगर, जिसमें मेजर सोमनाथ शर्मा थे डी कंपनी में, उनको उनके ऑर्डर पर कहाँ, श्रीनगर ले जाया गया। ठीक है, तो हमारा 1st हो गया, 4th हो गया, 6th हो गया, 3 हो गया, फिर आ जाता है हमारा 5th, मेजर सोमनाथ शर्मा रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक्स टू कॉम्बैट द एनिमी एट बदगाम। मेजर सोमनाथ शर्मा ने क्या करा, एयर स्ट्राइक की रिक्वेस्ट करी ताकि वो क्या कर सके, बदगाम में जो एनिमी है उनको हरा सके। 5th के बाद हमारा आ जाएगा 7th, मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज किल्ड इमीडिएटली आफ्टर अ मोटर शेल हिट हिम। मेजर सोमनाथ शर्मा का फौरन देहांत हो गया जैसे ही उन पर एक एक्सप्लोसिव बॉम्ब गिरा। देन 7th के बाद हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 क्या है, इवन आफ्टर लूजिंग मेजर सोमनाथ शर्मा द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली टू सेव श्रीनगर फॉर इंडिया। इवन मेजर सोमनाथ शर्मा की डेथ के बाद भी जो हमारे सोल्जर्स थे वो बहुत ही साहस के साथ लड़ते रहे ताकि वो श्रीनगर को बचा सके। एंड देन लास्ट में हमारा 8 आ जाएगा। 1st और 8 हमारे सेम ही मतलब पोजीशन पर हैं, चेंज नहीं करा गया है। मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द परमवीर चक्र। फिर उसके बाद वैसे पहले हमारे सोल्जर थे जिनको परमवीर चक्र दिया गया। तो ये हमारी पूरी स्टोरी की एक तरीके से छोटी सी समरी थी जिसको हमने प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है। और ये हमारे आंसर्स हैं 1 4 6 3 5 7 2 8। ठीक है, नेक्स्ट, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमें यहाँ क्या है, कैसे पैराग्राफ दिया गया है उसे हमें पढ़ना है, फिर आगे कंटिन्यू करना है। वास्टली आउटनंबर्ड एंड फेसिंग डेवेस्टेटिंग फायर, मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज मेन स्टूड रेजोल्यूट। इतनी ज़्यादा दुश्मन के तादाद में होने के बावजूद और इतनी फायरिंग होने के बावजूद मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके आदमी डटे रहे। द एयर वॉज थिक विद द साउंड ऑफ गन फायर, क्राइज ऑफ बैटल। जो हवा थी वो एक तरीके से बहुत भारी थी, कहीं गोलियां चलने की आवाज आ रही थी तो कहीं लोगों के चीखने चिल्लाने की। बट मेजर सोमनाथ शर्मा वॉइस कट थ्रू द एकोस chaos, urging his men to fight the tenacity and valor। इतनी हैरानी परेशानी वाली सिचुएशन में भी मेजर सोमनाथ शर्मा की आवाज़ बिल्कुल कटते हुए उनके आदमियों के कानों में पड़ रही थी और वो उनसे कह रहे थे कि डरना नहीं है, लड़ते रहना है, गिव अप नहीं करना है। डिस्पाइट हैवी कैजुअलिटी एंड हिज ओन इंजरी, मेजर सोमनाथ शर्मा डिस्प्लेड अनपैरेलल ब्रेवरी। भले ही इतनी चोटें लगने के बाद, इतना घायल होने के बावजूद मेजर सोमनाथ शर्मा ने क्या, एक बहुत ही हिम्मत साहस वाला काम करके दिखाया। ही मूव फ्यूरियसली थ्रू द बैटल फील्ड, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बिना डरे वो पूरे ऐसे बैटल फील्ड में, जंग के मैदान में चल रहे थे। डायरेक्टिंग फायर, कभी गन की तरफ इशारा कर रहे थे, कभी क्या कर रहे थे, गन चला रहे थे। फायरिंग मैगजीन फॉर हिज गनर, या अपने गनर्स के लिए क्या कर रहे थे, वो गन को लोड कर रहे थे। एंड एनकरेजिंग हिज मेन टू होल्ड देयर ग्राउंड, और अपने आदमियों को मोटिवेट कर रहे थे कि खड़े रहो, डटे रहो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है।
What can be inferred about the condition from the line? The air was thick with gunfire. तो हमें इससे क्या समझ में आता है कि जो कंडीशन थी उस टाइम की, जो कि लिखा है कि जो हवा थी वो क्या थी, गन फायर से भारी सी हो गई थी, थिक सी हो गई थी। तो इसका क्या मतलब है, द गन शॉट हैड स्टॉप्ड फॉर अ वाइल, जो गोलियां चल रही थी वो थोड़ी देर के लिए रुक गई। देयर वॉज इंटेंस फाइटिंग ऑन द बैटल फील्ड, उस बैटल फील्ड पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। द इन्वेडर्स वर रिट्रेटिंग फॉर द फाइट, जो घुसपैठिए थे वो लड़ाई से पीछे हट रहे थे। द इंडियन सोल्जर्स हैड अचीव्ड विक्ट्री, जो इंडियन सोल्जर्स हैं उन्होंने फाइनली विक्ट्री को हासिल कर लिया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देयर वॉज इंटेंस फाइटिंग ऑन द बैटल फील्ड, बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में जो लड़ाई थी वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रही थी, कहीं से गोलियां चलने की आवाज़ आ रही थी, कह रहे हैं ना विद गन फायर, बिल्कुल ऐसे थिक हो गई थी हवा, एकदम भारी सी हो गई। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सूटेबल रीजन। डिस्पाइट हैवी कैजुअलिटी मेजर सोमनाथ शर्मा कंटिन्यू टू लीड हिज मैन। इतनी चोटें, इतने घाव होने के बावजूद मेजर सोमनाथ शर्मा अपने आदमियों को आगे बढ़ने का बोल रहे थे। क्यों? तो इसका हमारा रीज़न क्या हो जाएगा, बिकॉज ही वॉज स्ट्रांगली डेडिकेटेड टू हिज ड्यूटी। एक तो वो अपनी ड्यूटी को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, बहुत ज़्यादा सीरियस थे, एंड विश टू मोटिवेट हिज सोल्जर्स टू फाइट विद ब्रेवरी एंड डिटर्मिनेशन। और वो चाहते थे कि उनके जो साथी हैं, उनके जो सिपाही हैं, वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एकदम डटे रहकर एनिमीज से लड़ें, ऐसे डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि ब्रेवरी के साथ, हिम्मत के साथ, साहस के साथ दुश्मन का सामना करें। ठीक है, तो ये हमारा रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर बोथ असर्शन एंड रीजन गिवन बिलो। तो सही हमें यहाँ क्या असर्शन और रीजन दिया गया है। असर्शन क्या दिया है, मेजर सोमनाथ शर्मा मूव्ड फियरलेसली थ्रू द बैटल फील्ड इवन दो ही वॉज इंजर्ड। मेजर सोमनाथ शर्मा ने पूरी बैटल फील्ड में बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, बिना डरे, वो एकदम ऐसे इधर उधर घूम रहे थे, भले ही उनको चोट लगी हुई थी बट उसके बावजूद। आप हमें रीजन क्या दिया है, ही बिलीव्ड हिज करेज वॉज इम्पॉर्टेंट टू मोटिवेट द सोल्जर्स, क्योंकि उनको इस बात पे भरोसा था कि इस टाइम बहुत ज़रूरी है कि वो अपने सोल्जर्स को मोटिवेट कर सकें। तो हमारे ऑप्शन क्या दिए हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर ऑप्शन बी है हमारा, बोथ एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए बिल्कुल सच है, वो बिना डरे पूरी बैटल फील्ड में, जंग के मैदान में इधर उधर घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि उनका बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे अपने सोल्जर्स को करेज देना, उनको मोटिवेट करना, इसलिए वो पूरी बैटल फील्ड में ऐसे घूम रहे थे, अपने सोल्जर्स को मोटिवेट कर रहे थे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज फाइलिंग मैगजीन्स एंड एनकरेजिंग हिज मैन टू होल्ड देयर ग्राउंड डिस्पाइट इंजरीज। तो मेजर सोमनाथ शर्मा क्या कर रहे थे, मैगजीन जैसे गन चला रहे थे, फाइलिंग कर रहे थे, मैगजीन कर रहे थे, गन लगा रहे थे, राइट, और अपने आदमियों को मोटिवेट कर रहे थे कि वो खड़े रहें, वो टिके रहें चोट होने के बावजूद, राइट। तो यहाँ इंजरीज आ जाएगा। Next, born on 31st January 1923 in the picturesque town of Dard in Gangra, Himachal Pradesh, Major Somnath Sharma belonged to a family with a rich military legacy. तो मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म कब हुआ, 31 जनवरी 1923 दड़ कंगरा के हिमाचल प्रदेश के एक गांव में। तो सोमनाथ शर्मा एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जहां एक पूरी एक प्रॉपर रिच लेगेसी थी आर्मी की, उनके जो फादर थे वो भी आर्मी में थे। हिज फादर मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा हैड सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शन। उनके जो फादर थे वो भी क्या थे, मेजर जनरल थे अमरनाथ शर्मा, और उन्होंने भी बड़ी ही डेडिकेशन के साथ, बड़ी ही डिसिप्लिन के साथ अपने वक्त को देश की सेवा में लगाया था। एंड यंग सोमनाथ वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाय द वैलरस टेल ऑफ महाभारत इम्पार्टेड बाय टू हिम बाय हिज ग्रैंडफादर। और जब सोमनाथ शर्मा छोटे थे तो वो महाभारत की बहुत ही साहसी भरी कहानियां सुना करते थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और ये कहानियां उनके दादा उन्हें सुनाया करते थे। तो ये भी हमारा एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ लिया है अपना। अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। What can be inferred about सोमनाथ शर्मा's early influence on his career? तो जो भी उन्होंने अपना कैरियर चुना, तो उनकी अर्ली लाइफ, उनकी जो कि स्टार्टिंग से, बचपन से जो कि उनकी ज़िंदगी थी, उससे उनके कैरियर चॉइस कैसे इन्फ्लुएंस से, मतलब कैसे उस पर प्रभाव पड़ा,
ऑप्शन ए क्या है, ही वॉज प्राइमली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फादर अचीवमेंट इन द मिलिट्री। एक तो वो अपने फादर की प्राइमली जो उन्होंने अचीवमेंट करे थे उनके फादर में, मिलिट्री में वो ऑलरेडी काम कर चुके थे, तो वो उससे इंस्पायर्ड थे। हिज इंस्पिरेशन केम स्लोली फ्रॉम द टेल्स ऑफ द महाभारत, नहीं उनको सिर्फ इंस्पिरेशन महाभारत की टेल से ही मिली। हिज फैमिली एंड हेरिटेज इंस्पायर्ड हिज ब्रेवरी एंड सेंस ऑफ ड्यूटी, जैसा उनकी फैमिली थी और जैसा उनका हेरिटेज था, राइट, जिस लाइक वे में वो रहते थे, वहाँ के संस्कार, वहाँ के कल्चर, उनके घर के, उससे वो इंस्पायर्ड हुए और उनके अंदर वो सेंस ऑफ ड्यूटी आई। ही डिसाइडेड टू ज्वाइन द मिलिट्री आउट ऑफ नेसेसिटी रेदर देन पैशन, उन्होंने तो मिलिट्री मजबूरी में ज्वाइन करी, कोई उनका पैशन नहीं था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिज फैमिली एंड हेरिटेज इंस्पायर्ड हिज ब्रेवरी एंड सेंस ऑफ ड्यूटी। उनके दादा भी उन्हें महाभारत की कहानियां सुनाया करते थे और उनके पापा भी मेजर जनरल थे, उन्होंने भी आर्मी में बहुत डिस्टिंक्शन, बहुत अच्छे तरीके से काम करा था। तो ये सारी चीज़ें कंबाइंड होकर, जैसा उनका घर का माहौल था, हेरिटेज था, इसी ने उनके इस कैरियर चॉइस को इन्फ्लुएंस करा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू अ वेल्दी फैमिली, हमें क्या बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सोमनाथ शर्मा क्या एक बहुत वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो ये फॉल्स आंसर है, राइट। नेक्स्ट, What does the phrase serve the nation with distinction tell us about Major General अमरनाथ शर्मा। तो सोमनाथ शर्मा के जो फादर थे अमरनाथ शर्मा, उनके बारे में एक स्टेटमेंट आता है कि सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शन। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ही परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी विद एक्सेप्शनल डेडिकेशन, ऑनर एंड एक्सीलेंस। उन्होंने भी अपनी ड्यूटी, उनकी जो ड्यूटी थी, उनका जो कर्तव्य था, उन्होंने क्या बहुत ही डेडिकेशन के साथ एकदम ऐसे डट के निभाया, पूरा अपना 100% दिया, ऑनर, उनको सम्मान मिला और बहुत ही एक्सेलेंट वे में उन्होंने अपनी ड्यूटी को पूरा करा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज विद द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट हैज अ सिमिलर मीनिंग। तो यहाँ क्या है, जो हमारा अंडरलाइन वर्ड है विजुअली चार्मिंग, इसे हमें क्या करना है, हमारे टेक्स्ट के किसी एक वर्ड से रिप्लेस करना है। तो माई फैमिली एंड आई विजिटेड अ पॉपुलर हिल स्टेशन, मेरी फैमिली और मैंने एक बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन पे गए, एंड स्टेड इन एन ओल्ड बट विजुअली चार्मिंग हाउस सराउंडेड बाय अ ट्री। बट हम एक पुराने से घर में रहे, बट वो बहुत ही ब्यूटीफुल था क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे पेड़ थे। तो विजुअली चार्मिंग के बदले क्या आ जाएगा, पिक्चर्स क्यू। कोई चीज़ देखने में बहुत अट्रैक्टिव होती है, खूबसूरत होती है नज़ारे में, तो उसे हम पिक्चर्स क्यू भी कह सकते हैं, और ये वर्ड हमने अपनी स्टोरी के टेक्स्ट से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मेजर सोमनाथ लेगेसी ऑफ करेज एंड डिवोशन टू नेशन रिमेन्स फॉर एवर अलाइव, फॉर एवर अलाइव। मेजर सोमनाथ शर्मा ने जो साहस दिखाया है, जो डिवोशन दिखाया है अपने नेचर के लिए, अपने देश के लिए, वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा है, जिंदा है। वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिपीटेशन इन दिस लाइन। तो ये जो लाइन रिपीट हो रही है, फॉर एवर अलाइव, फॉर एवर अलाइव, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द फ्रेज फॉर एवर अलाइव शो दैट मेजर सोमनाथ ब्रेवरी विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। तो ये जो हमारा फ्रेज है कि फॉर एवर अलाइव मतलब हमेशा जीवित रहेगी, ये दिखाता है कि मेजर सोमनाथ शर्मा की जो ब्रेवरी है वो हम हमेशा याद रखेंगे, उनकी इस कुर्बानी को, उनकी साहस को हम कभी भूल नहीं सकते। हिज सैक्रिफाइस इज अ लास्टिंग इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। और जो कुर्बानी उन्होंने दी है वो हमेशा हमें इंस्पायर करती रहेगी, हमारी आगे वाली पीढ़ी, हमारे आगे आने वाली जनरेशन को भी वो इंस्पायर करते रहेंगे। वो इंस्पिरेशन और उनके लिए वो रिस्पेक्ट कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ठीक है, नेक्स्ट, Why do you think Major Somnath's leadership was critical during the Battle of बदगाम। अब जब लड़ाई हो रही थी बैटल ऑफ बदगाम, जब लड़ाई हो रही थी बदगाम की, तो उस टाइम पे मेजर सोमनाथ शर्मा ने जिस हिसाब से लीडरशिप दिखाई और अपने सोल्जर्स को लीड करा, तो उसकी क्या ज़रूरत थी, राइट। तो उन्होंने ऐसा क्यों करा, क्यों क्रिटिकल थी। मेजर सोमनाथ लीडरशिप वॉज इम्पॉर्टेंट, उनकी लीडरशिप इसलिए इम्पॉर्टेंट थी बैटल ऑफ बदगाम, उस बदगाम की लड़ाई में, क्योंकि ही स्टेड काम, क्योंकि एक तो वो काम रहे, वो खुद भी नहीं घबराए और उन्होंने अपने सोल्जर्स को भी कंटिन्यूसली मोटिवेट करा। इंस्पायर्ड हिज मेन टू फाइट ब्रेवली, वो कंटिन्यूसली उन्हें मोटिवेट करते रहे कि साहस के साथ लड़ते रहो। एंड मेड स्मार्ट डिसीजन लाइक कॉलिंग फॉर एयर स्ट्राइक, और साथ साथ उन्होंने बहुत समझदारी वाले फैसले लिए, जैसे कि उन्होंने
एयर स्ट्राइक बुलाए, राइट, उनको डायरेक्ट करा। His courage helped the soldiers stay in their place until help arrive and Srinagar was saved. उनके इसी साहस की वजह से जो सोल्जर्स हैं वो अपनी जगह पर खड़े रहे, टिके रहे, पीछे नहीं हटे जब तक हेल्प नहीं आ जाती, जब तक मदद नहीं आई, और इसी वजह से श्रीनगर आज भी हमारे पास है, राइट, श्रीनगर बच गया, वरना पाकिस्तान के जो इन्वेडर्स थे, जो घुसपैठिए थे, वो तो उस पर कब्जा कर ही लेते, पर मेजर सोमनाथ शर्मा की साहस, डेडिकेशन और लीडरशिप ने उन्हें रोक लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What were मेजर सोमनाथ शर्मा लास्ट वर्ड? What do they reflect about his sense of duty? तो मेजर सोमनाथ शर्मा के आखिरी शब्द जो उन्होंने कहे थे वो क्या थे, और उनके इन शब्दों से हमें उनकी सेंस ऑफ जो ड्यूटी है, जो उनके अंदर वो एक डिज़ायर है अपनी कर्तव्य निभाने का, अपने देश को सर्व करने का, अपनी देश की सेवा के लिए कुछ करने का, उससे हमें क्या समझ में आता है उनके इन वर्ड से। तो उनके लास्ट वर्ड क्या थे? His last words were, the enemy is only 50 yards from us, we are heavily outnumbered, we are devastating fire, I shall not withdraw an inch but will fight to the last man and the last round। वो क्या कहते हैं कि जो एनिमी है, जो दुश्मन है, वो हमसे सिर्फ 50 यार्ड मतलब कुछ 50 कदम ही दूर है, हम बहुत बुरी तरीके से कम है मात्रा में, वो बहुत ज़्यादा है नंबर्स में, और हमारे ऊपर बहुत बुरी तरीके से गोलियां बरसाई जा रही हैं, फिर भी मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटाऊंगा, मैं आखिरी आदमी आखिरी बुलेट तक लड़ूंगा। This shows his strong duty to protect his country and never give up। इससे दिखाया जाता है कि उनके अंदर कितना ये डिज़ायर था, एक स्ट्रॉन्ग ड्यूटी थी कि मुझे अपनी कंट्री को कुछ भी हो जाए प्रोटेक्ट करना है, फिर मेरी जान भी चली जाए बट मैं अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करूँगा। और उनकी ये एबिलिटी कि वो गिव अप करने को तैयार नहीं थे, उनके सीनियर्स ने उन्हें बोल दिया था कि हट जाओ पीछे, उसके बावजूद वो पीछे नहीं हटे, और उन्होंने बोल दिया साफ साफ कि मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाला। तो इससे उनकी सेंस ऑफ ड्यूटी एंड नेवर गिविंग अप एटीट्यूड हमें दिखता है उनके वर्ड्स के थ्रू। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What might have been the outcome of the Battle of the Budgam if Major Somnath Sharma and his company had not held their ground? अगर मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी जो कंपनी थी, उनकी जो सोल्जर्स थी, अगर वो ऐसे इतना ज़मीन पर नहीं टिके रहते, राइट, नहीं अड़े रहते, तो क्या लगता है क्या आउटकम होता? The enemy might have captured श्रीनगर एयरपोर्ट एंड द कश्मीर वैली। तो ऐसे क्या होता है, जो दुश्मन है वो क्या करते, श्रीनगर जो एयरपोर्ट है उस पर कब्जा कर लेते, फिर पूरी कश्मीर पर भी कब्जा कर लेते, वीकनिंग इंडियाज कंट्रोल ओवर द रीजन, और इंडिया का जो हक था, जो कंट्रोल था उस रीजन पर, वो भी कमज़ोर हो जाता। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Why do you think मेजर सोमनाथ स्टोरी कंटिन्यू टू इंस्पायर सोल्जर्स एंड सिविलियंस टुडे? आज भी मेजर सोमनाथ शर्मा की जो कहानी है वो सोल्जर्स को तो इंस्पायर करती है, साथ साथ जो हम जैसे आम नागरिक हैं, नॉर्मल सिटीजन्स हैं, हम भी उनसे इंस्पायर होते हैं। तो ऐसा क्यों है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मेजर सोमनाथ स्टोरी इंस्पायर पीपल विद हिज करेज। वो इसलिए लोगों को इंस्पायर करते हैं क्योंकि वो अपने साहस, अपनी देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म एंड सेक्रीफाइस, अपनी कुर्बानी से, अपनी साहस, देशभक्ति और कुर्बानी से लोगों को इंस्पायर करते हैं। इवन व्हेन इंजर्ड ही चूज टू फाइट अगेंस्ट बाय बिग चैलेंजेस। इवन जब उनके चोट लगी थी, राइट, जब उनके हाथ में प्लास्टर था, उसके बावजूद भी वो चुनते हैं कि वो अपनी आदमियों के साथ जाएंगे और दुश्मन से लड़ेंगे और बड़े बड़े चैलेंजेस फेस करते हैं इंस्टेड ऑफ रनिंग बैक एंड सेट एन एग्जाम्पल ऑफ एवरीवन। जहां उनको कह दिया गया कि पीछे हट जाओ, उसके बावजूद वो आगे बढ़ते हैं, दुश्मन का सामना करते हैं। तो वो एक हमारे लिए, हम सब के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि हमें भी ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाउ कैन द वैल्यूज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मेजर सोमनाथ शर्मा, करेज, ड्यूटी एंड सेल्फ सेक्रीफाइस बी अप्लाइड इन आवर डेली लाइफ? तो जिस तरीके से मेजर सोमनाथ शर्मा ने जो अपनी वैल्यूज दिखाई हैं अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि साहस हो गया, ड्यूटी हो गई, खुद की कुर्बानी दे देना, तो इससे हम कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं इन्हीं वैल्यूज़ को? दीज वैल्यूज टीचेस अस टू फेस चैलेंजेस ब्रेवली, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड केयर फॉर अदर्स बिफोर आवरसेल्व्स। तो ये सब जो वैल्यूज़ हैं मेजर सोमनाथ शर्मा की, वो हमें ये सब सिखाती हैं कि हम क्या करें, प्रॉब्लम्स को ब्रेवली, साहस के साथ फेस करें, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, एकदम करेज के साथ प्रॉब्लम को फेस करें, सामना करें, जिम्मेदारी लें और दूसरों की परवाह करें खुद की परवाह करने से पहले।
by helping those in need, standing up what's right and staying true to our goals. उनकी मदद करना जिनको हमारी ज़रूरत है, गलत के अगेंस्ट खड़े होना, सही को सपोर्ट करना और जो भी हमारा गोल है उन पर टिके रहना, उनको अकम्प्लिश करना. We can honor his legacy with honesty, responsibility and kindness. और उनकी इसी लेगेसी या इसी कुर्बानी को हम कैसे ऑनर कर सकते हैं, कैसे सम्मान और दे सकते हैं कि हम भी अच्छे इंसान बने, उनकी तरह बेहतर बने, ऑनेस्ट सच्चे बने, रिस्पॉन्सिबल बने और हमारे अंदर मेन काइंडनेस हो. जैसे वो बैटल फील्ड में, जंग के मैदान में सबकी मदद कर रहे थे, वैसे हम भी ऐसे ही सबकी मदद करें. ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी की मदद करना है तो कुछ बहुत बड़ा ही करना है. छोटे एक्शन से भी हम एक बिग सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. मैच द एक्सप्रेशन फ्रॉम द टेक्स्ट इन कॉलम 1 विद द मोस्ट सूटेबल सिचुएशंस गिवन इन कॉलम 2. तो यहाँ कॉलम 1 में हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं और उनके मीनिंग के साथ हमें कॉलम 2 में मैच करना है. ठीक है, ये एक्सप्रेशन है हमारे और ये इनके मीनिंग दिए गए हैं, राइट, कि सूटेबल सिचुएशंस इनकी मैच हो रही है कि ये एक्सप्रेशन इस सिचुएशन में यूज़ करा जा सकता है, उससे हमें इसे मैच करना है. तो चलिए हम अपने आंसर्स देख लेते हैं. तो जो हमारा फर्स्ट है वो किससे मैच हो जाएगा, सेकंड से, राइट. फाइट टू द लास्ट मैन, आखिरी आदमी तक लड़ना. द सोल्जर्स फॉट वैलेंटली अंटिल ईच वन लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द नेशन. जो सोल्जर्स हैं वो बड़े ही साहस के साथ लड़े जब तक उन सब ने अपनी जानें ना बिछा दी, अपनी लाशें ना बिछा दी अपने देश के लिए. मतलब वो हर एक आखिरी आदमी तक लड़े. फिर फॉइल द प्लान मतलब क्या होता है, जब आप किसी के प्लान को खराब कर दें. तो सेकंड किससे मैच हो जाएगा, फोर्थ से. अ स्पाई डिसरप्ट्स, राइट, एक स्पाई ने क्या करा, एनिमी के एफर्ट्स को खराब कर दिया. बाय इन्वेड अ कंट्री बाय इंटरसेप्टिंग देयर कम्युनिकेशन, एक एनिमी, एक दुश्मन था जो कि एक कंट्री में घुसने की कोशिश कर रहा था उनके कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट करके, बट एक स्पाई ने इसको खराब कर दिया, क्या बोलते हैं, डिसरप्ट कर दिया. देन डिलीवर अ बॉ मतलब क्या होता है, जब आप किसी को एक शॉक देंगे, एकदम ऐसे सदमा दें. तो थर्ड किससे मैच हो जाएगा, फर्स्ट से. अ स्पोर्ट टीम स्कोर्स अ लास्ट मिनट गोल गिविंग देम द लीड एंड शेकिंग द ओपोनेंट्स कॉन्फिडेंट, राइट, किसी को हिला देना, एकदम शॉक कर देना. जो स्पोर्ट टीम थी उसने एंड मोमेंट पर गोल कर दिया और उससे उनको लीड मिल गया और जो ओपोनेंट था वो एकदम ऐसे उसका जो कॉन्फिडेंस था वो ऐसे हिल सा गया, पूरा शेक हो गया, एकदम सरप्राइज हो गए वो. देन फोर जो है हमारा वो थर्ड से मैच हो जाएगा. होल्ड देयर ग्राउंड मतलब टिके रहना. सोल्जर्स स्टे इन देयर पोजीशन एंड फाइट बैक, जो सोल्जर्स थे वो अपनी पोजीशन पर खड़े रहे और लड़ते रहे. इवन दो द एनिमी इज स्ट्रॉन्गर, इवन एनिमी जब स्ट्रॉन्गर थी तब भी, उसके बावजूद भी. ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. तो ये जो हमने जस्ट अभी अपने एक्सप्रेशंस पढ़े थे उन्हीं को हमें क्या करना है, इन सेंटेंसेस में उन एक्सप्रेशंस को यूज़ करना है. तो चलिए हम अपने आंसर्स देखते हैं. द डिटेक्टिव मैनेज टू, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फॉइल द प्लान बाय फाइंडिंग द हिडन एविडेंस बिफोर द कल्प्रिट कुड गेट रिड ऑफ इट. जो डिटेक्टिव था उसने क्या करा, जो हिडन एविडेंस था, जो छुपा हुआ एविडेंस था जो कि कल्प्रिट ने छुपाया था, उसके आने से पहले, उसको छुपाने से पहले ही क्या करा, उसने उसके पूरे प्लान को खराब कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट. द कंपनीज न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन वॉज मीन टू डिलीवर अ ब्लो टू देयर कॉम्पिटिटर सेल. तो कंपनी ने जो अपना नया एडवर्टीजमेंट कैंपेन शुरू करा था, इससे वो क्या चाहते थे कि जो उनकी कॉम्पिटिटर्स की सेल है उसे वो एक तरीके से हिला दें, शेक कर दें. ठीक है, सी. द हाइकर्स चूज टू होल्ड देयर ग्राउंड डिस्पाइट द हैवी रेन रिफ्यूजिंग टू टर्न बैक ऑन देयर जर्नी. जो हाइकर्स थे वो अपने ग्राउंड, अपने ज़मीन पर ऐसे टिके रहे, इतनी तेज़ बारिश होने के बावजूद वो अपनी जर्नी पर ऐसे वापस नहीं लौटना चाहते थे, अभी भी वो ट्रैकिंग कर रहे थे. तो यहाँ क्या आ जाएगा, होल्ड देयर ग्राउंड. फिर हमारा लास्ट, डिस्पाइट बीइंग हेविली आउटनंबर्ड द सोल्जर्स वाउड टू डिफेंड देयर होमलैंड. इतना मतलब ज़्यादा दुश्मनों के मात्रा में होने के बावजूद, वो इतने ज़्यादा थे, राइट, उसके बावजूद जो सोल्जर्स हैं वो पीछे नहीं हटे, क्योंकि उन्होंने कसम खा के रखी थी कि वो अपनी मातृभूमि को, अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे. एंड फाइट टू द लास्ट मैन, और आखिरी आदमी तक लड़ेंगे. रिफ्यूजिंग टू सरेंडर टू द एनिमी फोर्सेस, इसलिए वो तैयार नहीं थे कि वो दुश्मन के आगे हार मान जाए.
ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो यहाँ क्या है, ये तरीके से हमें टेक्स्ट दिया गया है, इसे हमें पढ़ना है। अ कंटिजेंट ऑफ ट्रूप्स पोस्टेड टू जम्मू एंड कश्मीर वॉज एयरलिफ्टेड इनटू श्रीनगर। तो क्या है, एक ग्रुप था ट्रूप्स का जिसकी पोस्टिंग कहाँ थी, जम्मू और कश्मीर में थी, तो उसको श्रीनगर ऐसे एयरलिफ्ट करके भेजा गया था। देयर आर मैनी सच कलेक्टिव नाउन यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ऐसे ही बहुत सारे हमारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए यूज करे जाते हैं। मैच द कलेक्टिव नाउन्स इन कॉलम 1 टू देयर मीनिंग्स इन कॉलम 2। तो हमें क्या करना है, इन्हीं कलेक्टिव नाउन्स को मैच करना है कॉलम 1 और उनके मीनिंग से कॉलम 2। ठीक है, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है, राइट, ये हमें दिया है कॉलम 1, ये हमारे कलेक्टिव नाउन है आर्मी से रिलेटेड और ये उनके मीनिंग है। जैसे कि एक हमारा वर्ड है कंटिजेंट, राइट, जो कि हमने पढ़ा था। कंटिजेंट एक बड़ा सा एक आर्मी का ग्रुप होता है, ठीक है, जिनको भेजा गया, राइट, एक होता है ना सोल्जर्स का एक ग्रुप होता है, जैसे उनको एयरलिफ्ट करके श्रीनगर भेजा गया तो उसे हम कंटिजेंट बोलते हैं। ऐसे ये क्या है, कुछ हमारे कलेक्टिव नाउन है आर्मी से रिलेटेड और ये उनके मीनिंग दी गए हैं। चलिए हम मैच करते हैं। तो पहला क्या है हमारा, रेजिमेंट। तो रेजिमेंट क्या होता है, अ परमानेंट यूनिट ऑफ एन आर्मी टिपिकली कमांडेड बाय अ लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल एंड डिवाइडेड इनटू सेवरल कंपनीज। तो रेजिमेंट मतलब क्या होता है, ये एक परमानेंट यूनिट होती है आर्मी की जिस पर कौन कमांड करता है, एक लेफ्टिनेंट कर्नल या एक कर्नल, और ये बहुत सारी कंपनीज में डिवाइड हो जाती है। जैसे कि मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी थी ना, कंपनी डी थी, तो ABCD, तो इसी रेजिमेंट में आगे डिवीजन होता है आर्मीज का। फिर आ जाता है हमारा स्क्वाड्रॉन। तो स्क्वाड्रॉन किससे मैच हो जाएगा, थर्ड से। अ स्मॉल यूनिट टिपिकली कंप्राइजिंग 12 to 24 एयरक्राफ्ट एंड देयर क्रूज यूज्ड इन एयरफोर्स, नेवल और एनी आर्मी एविएशन सर्विस। तो ये एक छोटी सी यूनिट होती है आर्मी की जिसमें क्या होता है 12 से लेके 24 एयरक्राफ्ट होते हैं, उसी में उनका क्रूज होता है और ये बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करी जाती है, जैसे कि फोर्स, एयरफोर्स के लिए, नेवल के लिए, या कोई आर्मी एविएशन हो तो उसमें भी इसको यूज़ करा जाता है। तो स्क्वाड्रॉन का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का 3 से हो जाएगा, फर्स्ट का सेकंड से हो जाएगा। फिर थर्ड का क्या आ जाता है हमारा, फ्लीट। तो फ्लीट किससे मैच हो जाएगा, फोर्थ के साथ, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ शिप सेलिंग टुगेदर engaged in the same activity और under the same ownership। जब जहाज़ों का एक ग्रुप होता है जो कि साथ में सेल कर रहे होते हैं, पानी में तैर रहे होते हैं किसी के ऑर्डर पर, मतलब वो एक ओनरशिप या एक कमांड पर वो सारे जहाज़ चल रहे होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं। और लास्ट है हमारा बैटलियन। तो बैटलियन क्या होता है, अ लार्ज बॉडी ऑफ ट्रूप्स रेडी फॉर बैटल। एक पूरा एक ऐसा ग्रुप होता है बॉडी का जो कि स्पेशली बैटल के लिए जो तैयार रहते हैं, राइट, जंग के लिए जो तैयार रहते हैं उन्हें हम बैटेलियन बोलते हैं, स्पेशली इन इन्फेंट्री यूनिट्स। तो यहाँ क्या होता है, पूरा एक सोल्जर्स का ग्रुप होता है जिनको डायरेक्टली जंग के लिए भेजा जाता है, बैटल के लिए भेजा जाता है। तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इसे आप अपनी बुक में मैच कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ फिल इन द ब्लैंक सुटेबली विद वर्ड्स फ्रॉम कॉलम 1 इन द टेबल। तो यहाँ क्या है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो हमने कॉलम 1 अभी हमने पढ़े थे, इनको हम इन फिल इन द ब्लैंक्स में इन वर्ड्स को यूज करना है, इन कलेक्टिव नाउन्स को यूज करना है। तो चलिए हम अपना आंसर देखते हैं। द कमांडिंग ऑफिसर एड्रेस द एंटायर रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली। जो कमांडिंग ऑफिसर है उन्होंने क्या करा, जो पूरा ग्रुप था सोल्जर्स का उन्होंने एड्रेस करा, उन सबको बोला मॉर्निंग असेंबली में। द एडमायरल ऑर्डर्ड द एंटायर फ्लीट टू सेट सेल फॉर द बैटल। उन्होंने पूरी एक जो ग्रुप था शिप्स का उनको ऑर्डर दे दिया कि वो साथ में ऐसे पानी में तैरने के लिए निकल जाएं क्योंकि जंग शुरू होने वाली थी, राइट, सेल कर दें बैटल के लिए। द बैटेलियन ऑफ इन्फेंट्री एडवांस स्लोली थ्रू द डेंस फॉरेस्ट। जो ग्रुप था सोल्जर्स का जो कि जंग के लिए जा रहे थे तो वो घने जंगल की तरफ आगे बढ़े। देन लास्ट जो कि हमारा डी है, A squadron of fighter jets was sent to intercept the enemy plans। एक स्क्वाड्रॉन, एक पूरा एक ग्रुप था किसका, फाइटर जेट्स का, एयरक्राफ्ट का, जिनको भेजा गया ताकि वो एनिमी के प्लेन्स को क्या कर सकें, खराब कर सकें, ठीक है, उनको रोक सकें, ठीक है। नेक्स्ट, read the following words from the text and fill in the blanks with the correct words by taking clues from the meanings given below। तो जैसे कि यहाँ में fill in the blanks दिया गया है, ये इन बॉक्स में इनका मीनिंग दिया गया है, तो इसको हमें पढ़ना है और यहाँ इनका मीनिंग लिखना है। तो चलिए पढ़ते हैं।
पहला क्या दिया है हमें, टेक एंड सीज कंट्रोल। जब अपन किसी चीज को जबरदस्ती ले लें या उस पर कब्जा कर लें तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओवरथ्रो। क्या बोलते हैं, ओवरथ्रो। कहते हैं ना द गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन बाय द पीपल, लोगों ने गवर्नमेंट को जबरदस्ती हटा दिया, जबरदस्ती खुद से उन्होंने डेमोक्रेसी पे कब्जा कर लिया। देन नेक्स्ट, टू इन्वेड और ऑक्यूपाई एन एरिया इन लार्ज नंबर्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ओवररन। जब आप किसी जगह पर घुस जाएं या ऑक्यूपाई कर लें, बहुत सारे लोग बहुत सारे नंबर्स में हो, तो उसे हम ओवररन कहते हैं। देन लास्ट, टू फ्लड और ओवर पावर समवन और समथिंग इमोशनली। जब किसी को लाइक बहुत ज़्यादा इमोशनली ऐसे फ्रस्ट्रेट कर दो या बहुत ज़्यादा इमोशनली फ्लड कर दो, एकदम ओवर पावर कर दो, राइट, किसी को इमोशनली, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओवरवेल्म। कहते हैं ना आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द न्यूज़, उस न्यूज़ से मैं एकदम ऐसे घबरा सी गई। पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, ये नेगेटिव वे में भी यूज़ करते हैं। आई वॉज ओवरवेल्म्ड व्हेन आई केम टू नो माई सन गॉट फर्स्ट रैंक। मुझे बहुत खुशी में एकदम ऐसे इमोशंस जब बहुत सारे एक साथ आ जाते हैं, एकदम मिक्स हो जाते हैं, तो उसे हम ओवरवेल्म बोलते हैं। Now create a list of at least 5 other verbs that begin with over and frame sentences of your own। तो यहाँ हमें क्या करना है, कुछ ऐसे ही over को यूज करके अलग अलग verb से हमें new words create करने हैं और उन्हें हमें अपने sentence में यूज करना है। तो चलिए हम अपना आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो ओवर एस्टिमेट, ओवर एस्टिमेट मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को ऐसे हल्के में लेते हैं ना, डोंट ओवर एस्टिमेट योर एबिलिटी टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन जस्ट वन डे। इस बात को लेके इतना कॉन्फिडेंस मत दो, इतने हल्के में मत लो कि पूरे प्रोजेक्ट को तुम एक दिन में ही पूरा कर लोगे। देन उसके बाद ओवरलुक, शी ओवरलुक्ड अ स्मॉल डिटेल दैट कॉज द एंटायर प्लान टू फ्लैन। ओवरलुक मतलब क्या, जब आप किसी चीज को अनदेखा कर दें, इग्नोर कर दें, तो उसने क्या करा, उसने एक छोटी सी बात पर ध्यान नहीं दिया, एक छोटी सी डिटेल पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से पूरा प्लान फेल हो गया। ओवर रिएक्ट, जब इंसान ओवर, कहते हैं ना यार इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, टेंड्स टू ओवर रिएक्ट टू इवन माइनर क्रिटिसिज्म। कुछ लोगों की आदत होती है बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की, अगर उन्हें छोटा सा भी कुछ बोल दो। देन नेक्स्ट, ओवरवर्क। ओवरवर्क मतलब बहुत ज़्यादा काम कर लेना। यू ओवरवर्क योरसेल्फ, यू विल एंड अप फीलिंग एग्जॉस्टेड एंड बर्नड आउट। अगर तुम क्या करोगी, बहुत ज़्यादा काम करोगी, तो एंडिंग में तुम बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करोगी, बर्नड आउट महसूस करोगी। देन उसके बाद ओवरस्लेप्ट मतलब ज़्यादा सो जाना। मिस द बस बिकॉज आई ओवरस्लेप्ट दिस मॉर्निंग। मेरी बस इसलिए छूट गई क्योंकि आज मैं ज़्यादा लंबा सो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओवर से आप और भी बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वर्ब के साथ मिला के और सेंटेंसेस जनरेट कर सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो उनको आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड C इज यूज फॉर नाउन्स वाइल S इज यूज फॉर वर्ब्स। तो ज़्यादातर जैसे कि हमारे वर्ड्स हैं तो C हम क्या करते हैं, नाउन के साथ यूज करते हैं, और ज़्यादातर जब हम वर्ब को यूज करते हैं तो वहाँ हम S लगाते हैं, राइट। जैसे कि एडवाइस, तो यहाँ C आ रहा है, बट जब हम एज अ वर्ब ले रहे हैं तो S आ रहा है। जैसे कि प्रैक्टिस, तो यहाँ नाउन है तो C आ रहा है, बट जब वर्ब की बात कर रहे हैं तो S हो गया। डिवाइस, डिवाइस, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि एक ही हमारा वर्ड एज अ नाउन या वर्ब कैसे काम कर सकता है। तो एडवाइस मतलब क्या होता है, सलाह देना। माई टीचर गेव मी गुड एडवाइस, राइट। मेरी जो टीचर है वो मुझे अच्छी सलाह देती हैं। माई टीचर्स एडवाइस हेल्प मी स्कोर बेटर। मेरे टीचर ने जो मुझे सलाह दी तो उससे मेरा जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आया। तो यहाँ ये जो एडवाइस है ये एक आइडिया की तरह काम कर रही है, एक नाउन की तरह काम कर रही है, यहाँ एक एक्शन नहीं है। मेरी टीचर की एडवाइस ने मेरी मदद करी कि मैं स्कूल में अच्छा काम करूं, मेरे अच्छे मार्क्स आए। तो यहाँ ये जो एडवाइस है ये क्या है, एक आइडिया है। वहीं मैं बोलूं एक एडवाइस क्या हो जाएगी कि आई एडवाइज्ड हिम टू गो टू द डॉक्टर। मैंने उसे सलाह दी कि डॉक्टर के पास जाओ। तो यहाँ अब ये एक्शन की तरह काम कर रहा है कि मैंने उसे सलाह दी, तो ये क्या है, एक वर्ब हो गया। तो इस तरीके से हमारा सेम वर्ड जो है वो एक आइडिया, एक नाउन की तरह भी काम कर सकता है, एक कॉन्सेप्ट की तरह, और एक एक्शन, एक वर्ब की तरह भी काम कर सकता है। नाउन में हम क्या करते हैं, C लगा देते हैं, और वर्ब में हम S लगा देते हैं। सिमिलरली जो हमारा दूसरा वर्ड है प्रैक्टिस, तो एक होता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बड़ा ही फेमस सा एक हमारा कोट है कि प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बना देता है। तो यहाँ ये जो हमारा कोट है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो यहाँ प्रैक्टिस एक आइडिया की तरह काम कर रहा है, एक कॉन्सेप्ट की तरह कि प्रैक्टिस करोगे तो इंसान बेहतर बनता है। तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। वहीं अगर हम ये कहें
आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर माई कॉम्पिटिशन, मैं अपने कॉम्पिटिशन के लिए प्रैक्टिसिंग कर रही हूँ। तो ये एक एक्शन, एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एडवाइस और प्रैक्टिस का समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है डिवाइस और देन अगेन डिवाइस। प्रोनाउंसिएशन इनका बिल्कुल सेम है, बट नाउन में सी आ रहा है और वर्ब में एस आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम नाउन वाला समझते हैं जिसमें सी है। डिवाइस मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। माय फोन इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, राइट, मेरा फोन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दिस स्टाइलस इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक तरीके से डिवाइस है, राइट, तो इसे हम डिवाइस बोलेंगे। दूसरा मीनिंग होता है डिवाइस का, जब आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, किसी चीज़ को प्लान करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिवाइस बोलते हैं। आई डिवाइस अ प्लान, कोई आपने प्लान बनाया, किसी चीज़ को लाइक इन्वेंट करा, इनोवेशन करी, तो तब भी हम डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो ये दो मीनिंग हो गए, सिर्फ सी और एस का डिफरेंस है। फिर लास्ट है हमारा काउंसिल। तो काउंसिल क्या होता है, काउंसिल एक ग्रुप होता है लोगों का, उसमें मेंबर्स होते हैं जिसमें वो कोई डिसीजन लेते हैं, कहते हैं ना काउंसिल ऑफ मेंबर्स, तो उसे हम काउंसिल कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा वर्ड है काउंसिल, यहाँ एस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, जब आप किसी को कोई गाइडेंस देते हैं, कोई सलाह देते हैं, जैसे कि माय साइकोलॉजिस्ट इज काउंसलिंग मी, मेरा जो साइकोलॉजिस्ट है वो मुझे काउंसिल कर रहा है, तो ये डिफरेंस है। इनका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बट इनका जो मीनिंग है वो अलग जा रहा है, और ये अलग वे में प्रॉपर भी कर रहे हैं, फंक्शन भी कर रहे हैं, कभी एज अ नाउन, कभी एज अ वर्ब, राइट। जैसे कि एक डिवाइस का मतलब हो गया जब आप कोई डिवाइस हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और एक डिवाइस का मतलब हो गया जब आप कुछ इन्वेंट करें। ठीक है, तो आप एक बार इसको पढ़िए, फिर आगे की ये जो हमारी एक्सरसाइज है हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम अपनी आगे की एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ में दो वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि एडवाइस, एक में सी है, एक में एस है, उसके हिसाब से हमें इसे कंप्लीट करना है। द टीचर एडवाइस इज ऑलवेज हेल्पफुल एंड शी कंटिन्यूज टू एडवाइस स्टूडेंट्स ऑन देयर कैरियर चॉइसेस। जो टीचर की एडवाइस है वो क्या बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होती है, क्यों, क्योंकि वो हमेशा एडवाइस देती रहती हैं हमारी कैरियर चॉइसेस से। तो यहाँ ये एक आइडिया की तरह काम कर रहा है कि उनकी एडवाइस हेल्पफुल है, तो यहाँ क्या है, ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है, और वो हमें एडवाइस देती रहती हैं, तो यहाँ ये एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, द म्यूजिशियंस बिलीव दैट डेली प्रैक्टिस हेल्प्स अ लॉट। म्यूजिशियन का ये मानना है कि रोज़ प्रैक्टिस करना, जो रोज़ डेली की जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत हेल्प करती है। तो यहाँ प्रैक्टिस क्या है, यहाँ ये प्रैक्टिस एज अ नाउन काम कर रही है। सो शी इज़ ऑलवेज रेडी टू प्रैक्टिस हर हारमोनियम लेसन, इसलिए वो अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, हारमोनियम लेसन्स के लिए हमेशा तैयार रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, द साइंटिस्ट यूज्ड अ स्ट्रेंज डिवाइस फॉर एक्सपेरिमेंट्स। साइंटिस्ट ने क्या करा, एक अजीब सा डिवाइस यूज़ करा एक्सपेरिमेंट के लिए, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात हो रही है। एंड प्लान्स टू डिवाइस, तो यहाँ डिवाइस का मतलब क्या है, इन्वेंट करना, अ न्यू मेथड फॉर हिज एनालिसिस, और वो प्लान कर रहे हैं कि वो एक नया मेथड बनाएंगे उनके एनालिसिस के लिए। तो यहाँ डिवाइस का मतलब है इन्वेंट करना, और यहाँ डिवाइस का मतलब है लाइक हमारा एक औजार, लाइक एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। नेक्स्ट, द विलेज काउंसिल मेट टू डिस्कस इश्यूज। जो विलेज की जो काउंसिल है, जो मेंबर्स है, ग्रुप है जो मेंबर्स का, उन लोग मिले ताकि वो एक इशू को डिस्कस कर सकें। एंड डिसाइडेड टू काउंसिल द विलेजर्स ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स, और उन्होंने क्या सोचा कि वो विलेजर्स को इम्पॉर्टेंट मुद्दों पर, इम्पॉर्टेंट बातों पर समझाएंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे। तो एक काउंसिल मतलब क्या हो गया, लोगों को एक एक प्रोफेशनल जो ग्रुप होता है वो, देन उसके बाद काउंसिल जिसमें किसी को सलाह देना, एडवाइस देना, गाइडेंस देना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ये हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। नेक्स्ट, रीड द हाईलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो यहाँ क्या है, हमारा एक वर्ड हाईलाइटेड है जिसका मतलब होता है डिफेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हिज स्टोरी इज अ रिमाइंडर ऑफ द सेक्रीफाइसेस मेड बाय काउंटलेस मेन एंड वुमेन इन डिफेंस ऑफ द मदरलैंड। सबसे ज़रूरी बात, ये कहानी हमें ये याद दिलाती है उन कुर्बानियों की, उन लोगों की, कुछ आदमी और औरतों की कुर्बानियाँ जो कि हमारी कंट्री को, नेशन को प्रोटेक्ट करने में मर जाते हैं, अपनी जानों को कुर्बान कर जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ मीनिंग देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स डिफेंस एंड डिफेंस। जैसे कि अभी हमने सी और एस का मतलब पढ़ा था, तो यहाँ भी डिफेंस और डिफेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। इन अमेरिकन इंग्लिश
दिस वर्ड इज स्पेल्ड विद एस। अमेरिकन इंग्लिश में हम क्या करते हैं, इसे एस के साथ लिखते हैं, वेयर एज इन ब्रिटिश इंग्लिश इट इज स्पेल्ड विद सी। वहीं ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसे कैसे स्पेल करते हैं, सी के साथ, विच इज द प्रिफर्ड स्पेलिंग, जिसे हम सब प्रिफर्ड करते हैं। द वर्ड हैज़ डिफरेंट मीनिंग, और ये जो हमारा वर्ड है डिफेंस, इसके लाइक बहुत सारे मीनिंग है, बट इट इज मोस्टली यूज टू मीन द एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग समवन और समथिंग अगेंस्ट अटैक और क्रिटिसिज्म। बट इसका मेन मीनिंग क्या है, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, किसी इंसान को या किसी चीज़ को किसी के अगेंस्ट जो कि आप पर हमला कर रहा हो या क्रिटिसाइज कर रहा हो, तो इसका मतलब होता है डिफेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रीड द हाईलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। ये क्या है, कुछ हमारे हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, इन्हें हमें पढ़ना है। एंडेड विद इकोज ऑफ करेज दैट सर्व एज एन इंस्पिरेशन, और वो किससे ख़त्म हुई, लोगों की साहस के गूंजों से ख़त्म हुई, जो कि हमारे लिए एक इंस्पिरेशन, प्रेरणा की मिसाल है, एक इंस्पिरेशन की तरह सर्व काम करती है। अ कंटिजेंट ऑफ ट्रूप्स पोस्टेड टू जम्मू एंड कश्मीर वॉज एयरलिफ्टेड इनटू श्रीनगर। एक कंटिजेंट था ट्रूप्स का जो कि जम्मू एंड कश्मीर से उनको एयरलिफ्ट करा गया था श्रीनगर में। डी कंपनी विद 90 सोल्जर्स, जो डी कंपनी थी 90 सोल्जर्स के साथ, वो आखिरी थी। एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न बाय 2 PM, और ये उम्मीद करी जा रही थी कि वो वापस आ जाएंगे 2 PM तक। द लाइफ एंड सेक्रीफाइस ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा एम्बडी द हाईएस्ट आइडियल ऑफ ड्यूटी, ऑनर एंड पैट्रियोटिज्म। जो जिंदगी है और जो कुर्बानी है मेजर सोमनाथ शर्मा की, वो उनके आइडियल्स, उनके जो बिलीव्स हैं, आइडियोलॉजी को दिखाती है, जो कि क्या है, अपनी ड्यूटी को निभाना, सम्मान से जीना और देशभक्ति। राइट, तो ये जो हमने जस्ट अपनी हमारे सेंटेंसेस पढ़े हैं, और ये जो हाईलाइटेड वर्ड है जैसे कि सर्व, वर, वॉज एंड एम्बॉडी, तो इसका मतलब क्या है, एम्बॉडी। द हाईलाइटेड वर्ड्स आर आइदर सिंगुलर वर्ब्स और प्लूरल वर्ब्स। तो जैसे कि हमने जस्ट हमारे जो हाईलाइटेड वर्ड्स पढ़े हैं, ये क्या है, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब है। जैसे कि ये हमारा सिंगुलर हो गया, वर हमारा प्लूरल हो गया। दे आर इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और जो भी सब्जेक्ट है वो उसके एग्रीमेंट में है, और इसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। अब आप कहेंगे मैम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। देखिए हमारा जो सेंटेंस होता है उसमें होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये होता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे कि ही रीड्स बुक, वो किताब पढ़ता है, तो यहाँ ही जो है क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ रीड भी हमारा सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए उसमें एस लग गया। वहीं मैं लिखूं वे किताब पढ़ते हैं, तो यहाँ दे आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दे रीड। ठीक है, दे रीड बुक, वो किताब पढ़ते हैं, तो यहाँ ये जो एस था सिंगुलर में वो हट गया, क्योंकि दे हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल हो जाएगा। समझ में आया, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। जैसे कि मैंने आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया, ही रीड्स बुक, दे रीड बुक। ठीक है, ओके। तो जैसे कि यह हमारा एक एग्जांपल है द लाइफ एंड सेक्रीफाइस, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, जिंदगी और कुर्बानी, तो यहाँ दो चीज़ों की बातें हो रही हैं, तो ये क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ एम्बडी आ गया, यहाँ एस नहीं लगा है। वैसे ही डी कंपनी विद 90 सोल्जर, तो यहाँ एक कंपनी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ हमारा वॉज आ गया। ठीक है, फिर यहाँ दे आया, यहाँ सब्जेक्ट हमारा दे कहा जा रहा है, तो यहाँ हमारा वर्ब भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया, इसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी से रिलेटेड हमारी ये आगे की एक्सरसाइज है, इसे हमें फिल करना है। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था उससे भी और अब इन एक्सरसाइज से भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को और अच्छे से समझेंगे। द बुकेट ऑफ फ्लावर्स, बताइए यहाँ इज आएगा या आर आएगा, यहाँ क्या आएगा, इज आएगा। ब्यूटीफुल। अब आप कहेंगे मैम इज क्यों आएगा, यहाँ तो फ्लावर्स है, ये तो प्लूरल हुआ, भले ही यहाँ फ्लावर्स हैं बट बुकेट तो हमारा सिंगुलर है ना, कि जो बुके है फ्लावर्स का वो खूबसूरत है, तो यहाँ एक बुके की बात करी जा रही है, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ हमारी वर्ब भी इज आ जाएगी। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, यहाँ क्या आ जाएगा, वर अवेयर ऑफ द चेंज इन द स्केड्यूल, ना ही टीचर ना ही स्टूडेंट्स इस बात को लेके अवेयर थे जो कि स्केड्यूल में चेंज आया। तो जब भी हमारे सेंटेंस में नाइदर का यूज होता है तो उसके जो पास्ट का जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसे हम देखते हैं और उस हिसाब से हम क्या करते हैं, अपनी वर्ब के सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म को बदलते हैं। तो यहाँ टीचर तो हमारा सिंगुलर था बट हमारे सब्जेक्ट के पास, मतलब हमारे वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट पास में था, स्टूडेंट्स,
और स्टूडेंट्स प्लूरल में थे, इसलिए यहाँ वॉज नहीं आएगा, वर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पास में जो हमारा सब्जेक्ट था वर्ब के वो क्या था, प्लूरल था, तो यहाँ भी वर हो गया। देन नेक्स्ट, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम। हर एक पार्टिसिपेंट ने अपने प्रोजेक्ट को टाइम पर सबमिट कर दिया है। तो यहाँ ईच आ रहा है, मतलब हर एक पार्टिसिपेंट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ हैज आ जाएगा। ठीक है, द डेटा कलेक्टेड बाय द रिसर्चर्स शो सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा, शो। वन ऑफ द प्लेयर्स वॉज इंजर्ड ड्यूरिंग द मैच। उनमें से एक प्लेयर को चोट लग गई मैच के दौरान। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा वॉज आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ एक प्लेयर की बात हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट, आइदर द चिल्ड्रन और देयर गार्जियन हैज टू अटेंड द मीटिंग। या तो बच्चे या उनके गार्जियन को क्या करना पड़ेगा, मीटिंग को अटेंड करना पड़ेगा। तो जब भी हमारा जो वर्ब होता है उसके पास का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम देखते हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो जो ये है जो चिल्ड्रन है वो तो प्लूरल है, बट गार्जियन क्योंकि हमारा सिंगुलर है तो यहाँ हैज भी क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। अ पेयर ऑफ शूज इज मिसिंग फ्रॉम द रैक। तो यहाँ आप कहेंगे मैम कि जूते तो दो होते हैं, फिर इस क्यों आ रहा है, आर आ रहा है, बट यहाँ एक पेयर की बात करी जा रही है। जब भी हम पेयर की बात करते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, इसलिए यहाँ इज आ जाएगा। ठीक है, अ पेयर ऑफ शूज इज मिसिंग फ्रॉम द रैक। नीदर ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इनमें से एक भी स्टेटमेंट सच्चा नहीं है। तो क्योंकि यहाँ नीदर आ रहा है मतलब एक भी नहीं, तो यहाँ भी अगेन ये सिंगुलर हो जाएगा। The members of the jury have delivered their verdict to the court। तो जो members हैं ज्यूरी के, राइट, तो यहाँ क्या आ रहा है, members। तो अगेन यहाँ हमारा have आ जाएगा, has नहीं आएगा, ये भी प्लूरल हो गया। देन लास्ट जो है हमारा, मैथमेटिक इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मैनी स्टूडेंट्स। इवन जैसे कि हमारे सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इनके एंडिंग में एस लगता है, बट ये है एक ही सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ भी इज लगेगा। भले ही इनमें एंड में एस लग रहा है, हम इनको बोलते हैं मैथमेटिक्स हैं, इसलिए ये सिंगुलर ही है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, इस लग जाएगा कि मैथमेटिक्स को एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट माना जाता है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड करेक्ट द इनकरेक्ट यूसेज ऑफ वर्ब। वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। तो यहाँ क्या है, एक हमें ऐसे एग्जाम्पल दिया है, अ बैटेलियन ऑफ सोल्जर स्टैंड एट अटेंशन एज द नेशनल फ्लैग आर रेस्ड। ठीक है, तो यहाँ क्या है, हमें वर्ब को करेक्ट करना है। अ बैटेलियन ऑफ सोल्जर स्टैंड्स। तो आप कहेंगे मैम यहाँ तो सोल्जर्स आ रहा है, ये तो प्लूरल है, बट यहाँ एक बैटेलियन, एक ग्रुप, सोल्जर्स के ग्रुप की बात हो रही है। बैटेलियन क्या होता है, एक ग्रुप होता है, तो यहाँ ये एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये हमारा सिंगुलर हो जाएगा। इसलिए स्टैंड के बदले हमारी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर हो जाएगी और यहाँ स्टैंड के साथ एज लग जाएगा। एट अटेंशन एज द नेशनल फ्लैग इज रेज्ड। अब नेशनल फ्लैग क्या है, एक ही झंडा आसमान में लहराया जाएगा ना, अलग अलग झंडे थोड़ी लहराए जाएंगे, तो इसलिए यहाँ आर के बदले क्या आएगा, इस आएगा, क्योंकि नेशनल फ्लैग हमारा एक है और उसे ही लहराया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो ये इस तरीके से हमने करेक्ट कर दिया है। अब यहाँ हमें ये पैसेज दिया गया है, इसको हमें करेक्ट करके सही वर्ब के साथ हमें इसको लिखना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। ईच सोल्जर्स सल्यूट विद प्राइड। तो यहाँ हर एक सोल्जर की बात हो रही है, तो सल्यूट के बदले क्या आ जाएगा, सल्यूट्स। हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, कि हर एक सोल्जर सल्यूट कर रहा है गर्व के साथ। वाइल द कमांडर एंड हिज इंस्पेक्ट्स द परेड। ठीक है, तो यहाँ क्या लगा है, एस लगा है, बट यहाँ इंस्पेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारे सब्जेक्ट प्लूरल हैं, कमांडर और असिस्टेंट, दो लोग हैं यहाँ, मतलब ये प्लूरल है कि कमांडर और उनके असिस्टेंट क्या कर रहे हैं, परेड को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से एस हट जाएगा। द साउंड ऑफ मार्चिंग फीट। अब यहाँ क्या है, इको जो है, इको लिखा हुआ है, बट यहाँ इकोज हो जाएगा। जो आवाज है मार्चिंग फीट्स की, मतलब वो मार्च कर रहे हैं अपने ऐसे पैरों को, तो उनकी आवाज जो है वो पूरे ऐसे हवा में गूंज रही है, तो ये एक आवाज है, इसलिए इको के बदले हमारा इकोज हो जाएगा, ईएस लग जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। थ्रू द एयर एज अ ग्रुप ऑफ कैडेट्स प्रिपेयर फॉर दैट। और वहीं क्या है, एक ग्रुप है जो कि अपने ग्रुप ऑफ कैडेट्स हैं जो कि अपनी परफॉर्मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। मीनवाइल अ कॉन्वॉय ऑफ मिलिट्री व्हीकल पासेज
बसेस, वहीं क्या है एक कॉन्वॉय ऑफ मिलिट्री जो व्हीकल्स हैं वो पास हो रहे हैं, साथ से निकल रहे हैं। तो यहाँ क्या है बहुत सारे व्हीकल साथ में निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा पासेस बाय हो जाएगा। ड्रॉइंग चीयर्स फ्रॉम द गैदर्ड क्राउड, जहाँ जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा ऐसे चीयरफुल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहे हैं, भीड़ से लोग जो हैं वो आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये जो हमारे करेक्शंस थे वो हमने कर दिए हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो हमारी वीडियो है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब आगे की ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं। फॉर ई नोट्स एंड ई बुक्स द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ कॉमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।